Vande Mataram, dear children. How are you all? Welcome to the session of the political science. Today we are going to begin one of the fascinating subjects that we can have in humanities. A subject that opens a lot of debates, a subject that opens a lot of curiosities, a subject that is there that arises questions in our mind ki whether it is good or whether it is bad. When it comes to the choice of the career selection, nobody of us wants to be a politician. We never want to opt career in the politics. Do we or we don't? We normally don't. मतलब कोई भी अगर हमसे बोले कि हमारा करियर क्या है, आपने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मुझे एक पॉलिटिशियन बनना है. अच्छा, ऐसा भी कोई करियर होता है? पॉलिटिक्स तो कोई भी उठा के कर लेता है, कोई भी उठा के बना लेता है. एक्चुअली जब क्या होता है कि जब कभी भी हम एक करियर सिलेक्शन को पॉलिटिक्स नहीं रखते हैं तो ऐसा होता है कि जो कुछ लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं हमें उसे मानना पड़ता है. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि जो पॉलिटिक्स होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है. तो पॉलिटिकल साइंस जब अपन सब्जेक्ट एज अ स्टार्ट करते हैं फॉर द बिगनर्स ऑफ द ह्यूमैनिटीज, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज. द सब्जेक्ट दैट यू आर हैविंग इज एम्बाइबिंग अ टर्म साइंस इन इटसेल्फ. साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस. या तो आप इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि ये कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं. राइट, आइदर यू कैन सेट देम रूल्स एंड रेगुलेशंस और यू कैन से देम प्रिंसिपल्स. राइट, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स होती हैं, तो साइंस कवर्स सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस और सर्टन प्रिंसिपल्स विच आर लॉजिकली एंड साइंटिफिकली मेड. मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी को अपन साइंस नहीं कहते. देर आर वेराइटी ऑफ द अदर थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द साइंस. राइट, लॉजिकली और साइंटिफिकली अपन ने क्या करा है, इनको लॉजिकली और साइंटिफिकली अपन ने इनको फाउंड किया है, अपन ने इनको डिड्यूस किया है. कुछ रिसर्च हुए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हुए हैं, तब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आए हैं, कुछ हम प्रिंसिपल्स पे आए हैं. उन रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? साइंस. राइट, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस. यानी कि यहाँ पे हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड हैं? जो रिलेटेड हैं आपके पॉलिटिक्स से. पॉलिटिकल में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल में हम पढ़ते हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स. राइट, अब जैसे ही पॉलिटिक्स का नाम किसी के भी दिमाग में आता है, सबके दिमाग में वो राजनेता आते हैं, करप्शन आता है, माइंडसेट में एक नेगेटिव सी इमेज उभर के आती है. नॉट एवरीबडी ऑफ अस इज हैविंग अ पॉजिटिव फिगर फॉर दैट. यस और नो? राइट, हम सबके पास यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव फिगर नहीं होती. लेकिन आज जब हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर भी एक पॉलिटिशियन छुपा है. क्योंकि बेसिकली हमको क्या करना है? हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, हमको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है. तो पॉलिटिक्स अपने आप में क्या होती है? जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हो तो पॉलिटिक्स अपने आप में एक तरीके की एक्टिविटी है. अब एक्टिविटी यानी कि द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करना या किसी भी चीज़ के लिए वर्क करना, उसे हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कोई भी एक्टिविटी. जैसे आप बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं. राइट नाउ यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. मैंने आपको कहा कि ये लॉजिकली और साइंटिफिक डिड्यूस प्रिंसिपल्स होती हैं, इसको साइंस कहते हैं, आपने इस चीज़ को मान लिया बिकॉज दीज आर वेरी मच फ्रेम. तो ये जो रेगुलेशंस हम लोगों को मानने हैं, ये जो साइंस हम लोगों को माननी है, ये साइंस किसके लिए है? ये एक्टिविटी आपकी एसोसिएटेड होती है किससे? ये एसोसिएट होती है विथ द गवर्नेंस. अब गवर्नेंस मतलब सिर्फ सरकार? क्या देश को चलाने वाले लोगों को ही अपन सिर्फ गवर्नेंस में इंक्लूड करेंगे? नहीं, हमारे घर पे हमारे मदर और फादर हैं, उनकी भी अपनी खुद की एक गवर्नेंस है. दे आर हैविंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग विच इज वेरी स्मॉल और यू कैन से इट कैन बी एम्बाइब्ड इन अ बुक और यू कैन जस्ट एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑल. नो, एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को हम एसोसिएट करते हैं किससे? गवर्नेंस से. गवर्नेंस का मतलब होता है टू गवर्न, टू रूल. जैसे स्कूल में प्रिंसिपल गवर्नेंस करते हैं, हर स्टेट में क्या होता है? एक गवर्नर होते हैं जो क्या करते हैं? पॉलिसीज को गवर्न करते हैं. तो गवर्नेंस हियर इज कवरिंग अ वेरी वाइड स्ट्रीम, अ वेरी वाइड एस्पेक्ट. अब ये जो गवर्नेंस पॉलिटिक्स में हम लेते हैं, हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का स्कोप जो है इसको थोड़ा सा लिमिटेड करेंगे. ये गवर्नेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की. लेकिन
कंट्री की गवर्नेंस को समझना क्या इतना इजी होता है? द आंसर इज प्योर यस। हाँ, कंट्री की गवर्नेंस को समझना वाकई में एक आसान काम है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको अपनी सराउंडिंग से रिलेट करेंगे तो वो सराउंडिंग से रिलेट अगर आपने कर दिया तो वो भी क्या हो गया? एक गवर्नेंस ही हो गया आपके लिए। आप चीज़ों को जब रूल करते हैं, जैसे सपोज करो कि एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल में, आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में आपकी क्लास का एक डांस है। एवरीबडी ऑफ यू हैज गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि हमारी क्लास में क्या चल रहा है, एक डांस हमारी क्लास को परफॉर्म करता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप क्या रखते हो अपने सामने? आप कभी भी इस ऑब्जेक्टिव से डांस स्टार्ट करते हो कि यार इट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट ऑफ द एनुअल फंक्शन? हाउ डू यू स्टार्ट विद दैट इट शुड बी द बेस्ट। मतलब जो परफॉर्मेंस आपका ग्रुप देगा उस ग्रुप में परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए? बेस्ट, राइट? तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो पूरी टीम के साथ गवर्न करते हो कि नहीं यार भाई देख, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अपनी क्लास का डांस है, एनुअल फंक्शन में तोड़ना है। पिछली बार जो परफॉर्मेंस थी ना यार, कुछ अलग हटके लेकर आते हैं। तो यू ट्राई फॉर डूइंग समथिंग different, right? When you are doing something different, you are trying to govern that particular activity. उस डांस को आप क्या करने की कोशिश करते हो? गवर्न करते हो। फिर उसमें पूरी टीम कैसे रहेगी? अगर सब इक्वल लेवल के परफॉर्मर्स है तो एवरीबडी विल बी गिवन अ स्पेस टू कम इन बिटवीन। अगर उसमें सब अनइक्वल लेवल के परफॉर्मेंस है तो वन विल बी गिवन द लीड इन बिटवीन, जिसको देख के पीछे के नॉन डांसर्स डांस ना भूले। करते हैं ना, हम यही काम करते हैं। अब कंट्री क्या करती है? पब्लिक फेस में मिड में रखती है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स के एसोसिएट होते हैं कैबिनेट। पूरी कैबिनेट पीछे जाके वर्क करती है उन लोगों के साथ जो पूरी तरीके से वेल ट्रेंड नहीं होते, और वो क्या करते हैं? पूरी कंट्री का गवर्नेंस करते हैं। तो ठीक वैसा ही है जैसे एनुअल फंक्शन में आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट रखना है, that it should be somewhat spell bounding performance कि देखने वाला सिर्फ ताली बजाने के अलावा या आपको स्टैंडिंग ओवेशन देने के अलावा कुछ भी ना कर सके, राइट? वो मेस्मराइजिंग जो फीलिंग होती है व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ अप्लॉजेस आफ्टर द परफॉर्मेंस इज द बेस्ट फीलिंग, राइट? तो पॉलिटिक्स में भी जो गवर्निंग पार्टीज होती हैं वो यही डिटरमाइन करती हैं कि वर्ल्ड में आपकी कंट्री की जो पोजीशन है वो यूनिक रहे। इस यूनिकनेस को लाने के लिए हम क्या करते हैं? स्कीम्स लाते हैं, पॉलिसीज लाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, स्वच्छ भारत अभियान, सबका साथ सबका विकास, ये हमारी बनाई हुई क्या है? पॉलिसीज हैं, राइट? इन पॉलिसीज को जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कभी भी नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहे। नेगेटिविटी तो देखो बेटा हर चीज में अपने आप आ जाती है। करप्शन इज नॉट देयर इन द पॉलिटिक्स, करप्ट इज द पर्सन। Always remember the thumb rule of studying political science, because after this you can be a learned politician of the country. क्योंकि अगर एक पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा है, ऊपर से पॉलिटिकल साइंस का उसको नॉलेज है, यू कैन नॉट इमेजिन द वंडर्स दे पीपल कैन क्रिएट। इमेजिन करो जब जिन पर्सन्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस की स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं होती, वो लोग आपकी कंट्री को अगर इतना बेटर रूल करते हैं, तो अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी होल्डर है, तो वो आपकी कंट्री के गवर्नेंस को कहां लेकर जाएगा? यानी कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आफ्टर सिलेक्टिंग ह्यूमैनिटीज आई कैन बी ओनली अ आर्कियोलॉजिस्ट, आई कैन बी अ सोशलिस्ट, आई कैन बी अ पॉलिटिशियन। इट इज अ वेरी डेकोरेटेड करियर। Yes, nobody tells you, I will tell you about this, it is a very decorated career because you are determining the governance. आप policies बना रहे हैं for the benefit of the country. तो अगर कोई व्यक्ति जो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है वो भी पॉलिसीज बना सकता है, तो माय डियर आपने तो 11th से शुरू कर दिया है कि आपको पॉलिटिकल साइंस बनना है। जब आप इसको पढ़ोगे तो सोचो कि नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू द वंडर्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? तो पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है? पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी होती है जो एसोसिएट होती है गवर्नेंस की। गवर्नेंस किसका करना है? हमको कंट्री। मुद्दा वही है कि एनुअल फंक्शन में हमारा ग्रुप क्या आना चाहिए? बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी नरेटेड कि यस दिस परफॉर्मेंस वाज द स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस, राइट? अब ये जो हम कंट्री में कर रहे हैं, ये कंट्री की भी बात हो सकती है या ये किसी एरिया की बात हो सकती है। जैसे टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ इंडिया, Madhya Pradesh state government is having a separate policy, Karnataka government is having a separate policy, New Delhi is having a separate policy, right? So they are not covering the whole country, they are covering the area. ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खुद की एक गवर्नेंस है,
हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सिटी की अपनी एक गवर्नेंस है। तो इट इज बाइफर्केटिंग इट्स रूट्स, पूरा रूट इसका क्या है, फैला हुआ है सब्जेक्ट का। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको गवर्न करने के लिए, कंट्री और एरिया को गवर्न करने के लिए क्या करवाया जाता है, वी कंडक्ट द डिबेट्स। व्हाट वी कंडक्ट द डिबेट्स। कभी भी, जैसे अब इमेजिन कर लो, आप सबके स्कूल में आप कभी ना कभी एक एनुअल फंक्शन का पार्ट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेक्टेटर होते हैं पब्लिक में, पहले दिन से उनको डिसाइड होता है मैडम एनुअल फंक्शन नहीं। कुछ बच्चे एनुअल फंक्शन में क्या करते हैं, यार प्रिपरेशन चलेगा, पढ़ाई नहीं होगी, छुट्टी। राइट, सम ऑफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि एनुअल फंक्शन का मुद्दा क्या हो गया, छुट्टी का मुद्दा हो गया। हाँ भैया 8 दिन ना पढ़ाई होगी और क्या मिलेगी, छुट्टी। तो कुछ ऐसे एंजॉयर्स भी हैं हमारे पास। अब ग्रुप में कुछ लड़ने वाले भी हैं, अबे इसकी क्यों माने, नहीं यार ये स्टेप बेटर रहेगा, नहीं ये वाला करेंगे तो ऐसे अच्छा लगेगा। फिर बाकी का ग्रुप बैठ जाता है लड़ने दोनों को। मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि हम क्या करते हैं, बैठ के देखते हैं यार ठीक है लड़ रहे हैं दोनों को, फाइनल होगा क्या करना है वो बता दो। राइट, फिर उसके बाद जब दोनों लोगों का झगड़ा सॉल्व नहीं होता है तो कोई तीसरा एमर्ज होके आता है। जैसे कांग्रेस और भाजपा लड़ रहे थे, बीच में से केजरीवाल एमर्ज हो गए, चलो आई विल टेक केयर ऑफ द दिल्ली। अब जब उनसे दिल्ली संभल गई तो उन्होंने स्पेक्टर बना दिया। अब जैसे क्या हुआ, उस थर्ड पर्सन का अगर स्टेप मान लिया, राजा शहंशाह जैसी फीलिंग आएगी उसको। राइट, लो व्हाट दीज डांसर्स आर गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वन। तो केजरीवाल साहब ने क्या किया, दिल्ली के साथ पंजाब में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करी, हरियाणा में सिक्का जमाने की कोशिश करी, हर जगह पे उन्होंने एक लोकल ऑफिस खोल के रख दिया। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कंडक्टिंग द डिबेट्स लाइक दिस कि व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। अब डिबेट की जहां पे बात आती है, हर चीज पे डिबेट होती है। एनआरसी उठा लो, सीए उठा लो, सेक्युलरिज्म उठा लो, राम मंदिर का इनॉग्रेशन उठा लो, एवरीवेयर देयर इज अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ डिबेट। And when you are coming to the conclusions out of this debate, this particular thing is referred to as politics. अब बताओ क्या ये सिस्टम घरों में नहीं होता? अच्छा, जब दो भाई बहन घर पे हैं, हम उम्र 1 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस, क्या होता है मम्मी पापा की एब्सेंस में? घमासान युद्ध होता है। फिर जब मम्मी पापा सामने आते हैं तो क्या करते हैं हम, नहीं इसकी गलती, नहीं इसकी गलती, नहीं इसकी गलती। कोई बताता मेरी गलती थी? Nobody tells that, right? तो ये क्या है, हमारे घर में भी एक छोटी सी पॉलिटिक्स चल रही है। इसी पॉलिटिक्स को हमें क्या करना है, जब हमको इसको ब्रॉडर लेवल पे पढ़ना है तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू ओवर हियर, वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स दैट वी डू इन द रूटीन लाइफ। ये सारा काम हम डेली रूटीन में करते हैं। जैसे जब कजिन्स भी इकट्ठे हो जाते हैं तो गुटबाजी शुरू हो जाती है, खेलने के लिए, शिकायत करने के लिए, खाना खाने के लिए। शादियों में छोटा सा एक ग्रुप बन जाता है एंड वी स्टार्ट डिबेटिंग ऑल द थिंग्स। फिर उसमें क्या होता है कि शादी में जो कजिन्स नहीं आते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी, क्योंकि जब नेक्स्ट शादी में मिलोगे तो आप तो पिछली शादी में भी मिले थे ना, तो आपकी बॉन्डिंग क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। यानी कि आपको क्या रखनी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी रखनी है। तो जब पॉलिटिकल लीडर्स कंटिन्यूसली मिलते हैं तो उसमें क्या आती है, कंटिन्यूटी आती है। अब उसमें बात करो कि आपका ग्रुप आ गया मेजॉरिटी में, 15 कजिन्स थे, 12 का बन गया गुट और 2 रह गए अकेले। तो बातें किसकी मानी जाएंगी, 2 की या 12 की? 12 की। द सेम थिंग हैपेंस व्हेन एनी पॉलिटिकल पार्टी कम्स इनटू द मेजॉरिटी, दे ब्रिंग्स देयर स्कीम्स, दे ब्रिंग्स एवरीथिंग। और 542 हमारे मेंबर्स, उन मेंबर्स में से 300 की तो तुम्हारी गवर्नमेंट ही है भाई। तो बट ऑब्वियसली सिक्का किसका है? यानी कि कुछ गलत नहीं है। आप जब पॉलिटिक्स को डर्टी पॉलिटिक्स से एसोसिएट करते हो ना, तो ये आपकी ओपिनियन है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि पॉलिटिक्स में एक्टिविटी होती है जो गवर्नेंस यानी कि रूलिंग से एसोसिएटेड है, किसी भी कंट्री या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये जो गवर्नेंस है, इस गवर्नेंस के लिए हमें ज़रूरत किसकी होती है? भाई कोई भी चीज़ अगर गवर्न करनी है, लोगों का अगर झगड़ा सुलझाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे एक छड़ी लानी पड़ेगी, राइट? छड़ी जब टीचर के हाथ में होती है तो वही टीचर और ज़्यादा अपना रूप बदल लेता है। मतलब अब पता है कि ये काम तो करना ही करना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पीछे मुड़ना इज कंसिडर्ड एज अ चीटिंग,
राइट। एग्जामिनेशन हॉल में यूज ऑफ द मोबाइल्स, यूज ऑफ द कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड। तो फॉर दैट द प्रिंसिपल्स आर मेकिंग सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशन कभी नोटिस बोर्ड पे चिपके होते हैं, कभी आपकी डायरीज में लिखे होते हैं, आपकी यूनिफॉर्म से रिलेटेड रूल्स लिखा हुआ है, फिर आपके सारे क्राइटेरिया, आपकी फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड रूल्स रखे हुए हैं, यानी कि दे आर हैविंग देयर ओन बाइंडेड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। वो बाइंडेड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है वो? कॉन्स्टिट्यूशन। अ बुक दैट टेल्स यू अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो ये नहीं कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। हमने पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। आपकी डायरी में आगे के जो पेजेस स्कूल के लिखे होते हैं, जो अधिकतर करके आपने शायद कितने सालों से पढ़े ही नहीं होंगे। हेयर कटिंग का रूल लिखा है, यूनिफॉर्म का रूल लिखा है, नेल बड़े नहीं होने चाहिए, लिपस्टिक लगाना अलाउड नहीं है, नेल पेंट नहीं लगाना, बॉयज़ की कटिंग कैसे होगी, हाईलाइटर नहीं होना, टैटू नहीं बनवाना, एन नंबर ऑफ थिंग्स। हम कभी भी उसको पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ यार ये स्कूल है तो ये तो होगा ही। कभी देखा है कोई स्कूल बोलेगा कि और करली हेयर स्टाइल्स आर अलाउड, मेकिंग द बंस आर अलाउड, या डूइंग योर मेकअप एंड कमिंग टू द स्कूल इज अलाउड? नहीं, हम उसको मान लेते हैं कि ऐसा है। वो जो चीजें लिखी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंट्री का भी एक सेट रूल एंड रेगुलेशन होता है जहां पे लिखी होती हैं आपकी सारी राइट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटीज, जिनको प्रिजर्व करना किसका काम है। अगर स्कूल में कोई गलती करोगे तो कौन प्रिजर्व करता है? योर वाइस प्रिंसिपल, योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड योर प्रिंसिपल। तो द सेम मैनर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कभी कोई गड़बड़ी है तो उसे कौन प्रिजर्व करेगा? उसे प्रिजर्व करेगा कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन तोड़ा तो कौन लग रहा है? जैसे इस समय अगर कोविड-19 सिचुएशन में देखें तो हर कंट्री में, हर स्टेट में क्या लगा हुआ है? मास्क नहीं पहनने पे एक पर्टिकुलर जुर्माना लग रहा है। तो वो क्या है? नीड है। गवर्न करना है तो नीड रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुकलेट दैट स्पेसिफाइज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द रिटन मैनर, taking care of which and implementing of which is the duty of the court of law and every citizen। हर घर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो लिखित में नहीं है। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। यार इतनी बड़ी कंट्री चला रहे, रिटन में लिखा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस फर्स्ट कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन में लिखा कि मैं तो इतना वर्बल नहीं चला रहा, मुझे तो क्या करना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में बना रहा। तो यूएस फर्स्ट कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ब्रिटेन वो कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या चलता है? वर्बल। कोई कंट्री, कोई घर, तो हमारे घरों में वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन का यूज कैसे करते हो? पार्टी में जाना है तो आपको अच्छे से पता है कि मुझे मम्मी को पटाना है या पापा को पटाना है। अगले दिन अगर पीटीएम है और किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं तो अच्छे से पता है मम्मी को ले जाना है, दीदी भैया को ले जाना है या पापा को ले जाना है। यू आर वेल अवेयर, यानी कि आप भी तो सब श्रूड पॉलिटिशियंस हैं। वी डू दिस इन आवर डेली लाइफ। तो हम क्या हैं? हम सब भी पॉलिटिशियंस हैं, मे बी रिटन, मे बी वर्बल। हम सबका क्या है? अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी फ्रेंडशिप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो डांस की जिसकी अभी मैं बात कर रही थी उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एनुअल फंक्शन का पूरा ड्राफ्ट, पूरा लेआउट तैयार होता है हर चीज का। तो पॉलिटिक्स अब बताओ कहाँ नहीं है? अब ढूंढो कोई एक ऐसा एरिया जहां पे आपने बचपन से अभी तक पॉलिटिक्स ना देखी हो। देयर इज नो सच एरिया। तो यानी कि ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जिसमें माहिर हो ऑलरेडी, बाय बर्थ आप माहिर हैं। तो ये सोचना कि यार ये किताब पढ़ूंगा तब मैं एक पॉलिटिशियन बनूंगा, वो आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए नहीं है। जो फर्स्ट बुक हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आपकी पहली किताब है जो आपको पढ़ना है। दूसरी किताब हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा होता है, एवरीथिंग रिटन इज बेस्ड ऑन सर्टन आइडियोलॉजीज। कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी आती है हर किसी की आइडियोलॉजीज के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ थ्योरीज आती हैं। तो क्या आइडियोलॉजीज हैं? जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है, मार्क्सिज्म की थ्योरी क्या है, इसके बाद फासिज्म की थ्योरी क्या है, लिबर्टी क्या है,
इन सब चीज़ों की जब थ्योरीज और आइडियोलॉजीज की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो वो बनता है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आइडियोलॉजीज पे। जैसे जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कुछ आइडियोलॉजीज पे। वो आइडियोलॉजीज हमें क्या बनती हैं, अब तो ये आपका इसके बाद मंत्रा होने वाला है। उन आइडियोलॉजीज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंड बुक, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इस पॉलिटिकल थ्योरी में हम आपको समझाएंगे कि कंट्री इंडिया, स्पेसिफिकली हम इंडिया की ही बात करेंगे, वाई टू गो समवेयर एल्स, पहले अपने आप को समझते हैं फिर किसी और को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या आइडियोलॉजीज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन चीज़ों पे सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, बेस हो रही हैं। तो देयर आर 2 बुक्स इन योर सिलेबस फॉर 11th स्टैंडर्ड, वन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड सेकेंड द पॉलिटिकल थ्योरी। हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आज मैं आपको समझाऊंगी कि प्रीएम्बल क्या होता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग द प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग इट्स ओन प्रीएम्बल। अब अगर आप चाहें तो अपनी अपनी कॉपी निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे जिन टर्म्स का मतलब मुंह जबानी हमारे को याद होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है। सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रीएम्बल? द फ्रंट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आपके घर का कोई प्रीएम्बल नहीं हो सकता। No, it's not only related to the constitution, somewhat correct you have given. Anyone else? No? Rules and नहीं, rules and regulations तो जहाँ written है वो तो constitution है, right? कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल हमारे लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स के डेफिनेशन आप लिख लेंगे। प्रीएम्बल अपने लिए क्या है? प्रीएम्बल अपने लिए होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। प्रीएम्बल मतलब क्या होता है? किसी भी किताब का, किसी भी पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंटेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट या उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, ये क्या करता है? ये हमें क्लियर करता है कुछ चीजों से रिलेटेड, राइट। जब हम बात करेंगे कि प्रीएम्बल, तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखा है या हमने इंट्रोडक्टरी यहाँ पे पार्ट बनाया है। इस स्टेटमेंट में हमने क्या लिख रखा है? इसमें हम स्टेट करेंगे पर्पस क्या है, एम क्या है और जजमेंट्स क्या है। So preamble is the introductory part that tells us कि what is the aim, what is the judgment and what is the purpose of reading further. What is the purpose of reading further? जैसे आप लोग सब जब अपने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हो सबमिशन के लिए, तो आप क्या करते हो? आप एंडिंग में उसकी समरी लिखते हो, उसका कंक्लूजन लिखते हो और स्टार्टिंग में आप लिखते हो इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन लीगल लैंग्वेज में क्या कहलाता है? वही इंट्रोडक्शन लीगल लैंग्वेज में कहलाता है प्रीएम्बल। वो कहते हैं ना कि किताब को पढ़ने के पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट इज रेफर्ड टू एज द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल का मतलब क्या हुआ? प्रीएम्बल का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा इंट्रोडक्शन जो ये डिसाइड करेगा कि आगे रीड करने का या इसको रेफर करने का पर्पस क्या है, यूज क्या है और इसके जजमेंट्स क्या क्या है। ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो प्रीएम्बल है आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड माइंड इट माय डियर, आफ्टर रीडिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल चेंज योर आइडियोलॉजी अबाउट द पॉलिटिक्स एंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबाउट योर ओन कंट्री। So beautifully it was designed कि let us make it as a oath daily, स्पेशली ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए तो ये ओथ ही होनी चाहिए और मुंह जबानी याद होना चाहिए। प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया।
इंडिया के हम जो लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, जिसमें हर जनजाति, हर अनुसूचित जाति, हर पर्टिकुलर जाति को आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. यू इंक्लूड एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज द रेसिडेंट एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved that. solemnly मतलब एक स्वर में हम रिजॉल्व करते हैं, मतलब शपथ लेते हैं कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India. भाई 15 अगस्त 1947 अब हम हमारे भारत को बना रहे हैं. 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो हमें नहीं पता था कि हम किस दरिया में खड़े, हम किस रेगिस्तान में खड़े. पाकिस्तान अलग हो चुका है, बांग्लादेश अलग हो चुका है, हम लोग अलग हैं. अब हमें यहाँ पे मेहनत करनी है एक भारत श्रेष्ठ भारत की. तो ये बात है 26 नवंबर 1949 की. 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए. 26 नवंबर 1949. देखो 47 में हम लोगों को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला. कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते आ गया 1949. मतलब 2 साल की अथाह मेहनत आप लोगों की यहाँ पे लगी है, राइट. इस दिन 26 नवंबर की पार्लियामेंट है. इस पार्लियामेंट में ये प्रीएम्बल पढ़ा जा रहा है जो आज की डेट तक हर सरकार, नॉट प्रमोटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, हर सरकार इस प्रीएम्बल को क्या करती है, फॉलो करती है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन. बहुत बार ये टर्म सुना है, लेकिन अधिकतर करके ये टर्म हमारा अभी तक क्लियर नहीं होता है कि सॉवरेन का मतलब हमारे लिए क्या होता है. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं समथिंग ऑफ सॉवरनिटी, तो सॉवरनिटी एक ऐसा शब्द है जो अधिकतर करके बच्चों के साथ मिसस्पेल्ड भी होता है. मिसस्पेल्ड होने के साथ इसका कई जगह गलत मायनों में भी यूज किया जाता है. लेकिन हमने 26 नवंबर 1949 को ये तय किया कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ सॉवरेन स्टेट, राइट. जब हम यहाँ पे बात करते हैं सॉवरेन की, VEREIGN, सॉवरेन. अब ये सॉवरेन का मतलब हमारे लिए क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है वन रूलर. अब राजाओं का राज नहीं रहेगा, मोनार्क नहीं रहेगा, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगा, अब आएगा गणतंत्र. द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल सिलेक्टेड बाय द पीपल, राइट. तो जब हम यहाँ पे सॉवरेन की बात करते हैं तो सॉवरेन का मतलब हमारे लिए क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है कि द कंट्री विल बी हैविंग अ सुप्रीम रूलर. तो सॉवरेन कंट्री इज द कंट्री जिसके पास क्या होता है, जिसके पास एक सुप्रीम रूलर होता है. तो इंडिया के लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूट किया कि वी आर गोइंग टू हैव अ सॉवरेन रूलर ओवर हियर, राइट. सॉवरेन रूलर कौन होगा, क्या फिर से राजा का राज्य आएगा, क्या फिर से कोई दास्ता लेकर आएगा, नहीं. ना हम मोनार्क होंगे, ना हम ऑटोक्रेट होंगे, ना हम हिटलर की तरह क्या जाएंगे, ना हम हिटलर की तरह कोई काम करेंगे, ना हम मुसोलिनी की तरह करेंगे. हम करेंगे काम जो गणतंत्र से प्रभावित होगा. और ये जो सुप्रीम रूलर होगा, इस सुप्रीम रूलर को सिलेक्ट करेगा भारत का गणतंत्र. गण मतलब पीपल, तंत्र मतलब दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर सॉलमली रिजॉल्विंग टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन. सॉवरेन के साथ हमें इसको बनाना है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समाजवादी. जहां पे हमारा मोटिव क्या है, वी विल टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. मतलब ये सुप्रीम रूलर क्या करेगा, ये सुप्रीम रूलर टेक केयर करेगा अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. कि पीपल का वेलफेयर यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा के साथ प्रजा को पूरा संभालना, उन लोगों का ध्यान रखना, ये हमारे यहाँ का सुप्रीम रूलर करेगा. तो वी आर रिजॉल्विंग आवरसेल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, इनटू अ सोशलिस्ट. सोशलिस्ट के साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब होता है एनी रिलीजियन, धर्मनिरपेक्ष, राइट. इनके हिंदी में भी टर्म आपको पता होना चाहिए. जब आप बात करते हैं सॉवरेन की, तो सॉवरेन को कहा जाता है प्रभुता, ठीक है. सोशलिस्ट की बात करेंगे
तो सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद या समाजवादी। सेक्युलर की अगर अपन बात करेंगे तो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक धर्म से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश जो है वो भारतीय है, भारत है और भारतीय से ही जाना जाएगा। ये रिजोल्यूशन हमने कब लिया है? 26 नवंबर 1949 में। दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर है, ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर है आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गणतंत्र राज्य। तो ये आपके लिए बनेगा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। We, the people of India, having solemnly resolved to reconstitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये प्रीएम्बल में लिखा है कि आपका भारत ऐसा होगा। इस भारत का सपना है एंड टू सिक्योर, यहाँ पे अपन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा इन 4 टर्म को, इन 4 टर्म में हमारा भारत कॉन्स्टिट्यूट है। कॉन्स्टिट्यूट करके हम हमारे भारत को देंगे कुछ सिक्योर, मतलब वी विल सिक्योर सर्टन राइट्स ऑफ द पीपल। अब हम सारे सिटीजन्स को क्या देंगे? हम सारे सिटीजन्स को देंगे यहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट। तो हम सारे लोगों को यहाँ पे क्या देंगे? जस्टिस। We will secure to all the citizens what? We will secure to all the citizens justice. Justice in what terms? किस टर्म में आप लोगों को यहाँ पे क्या करोगे? जस्टिस प्रोवाइड करोगे। तो आप जस्टिस प्रोवाइड करोगे सोशल टर्म में, समाज में आपके साथ ऊंच नीच का बर्ताव नहीं होगा। आप जस्टिस प्रोवाइड करोगे इकोनॉमिक टर्म्स में कि कोई भी आपकी संपत्ति का गैर अधिकरण नहीं कर सकता है। आप उसको प्रोवाइड करोगे जस्टिस पॉलिटिकल सेंस में कि पॉलिटिकली भी एक एक्टिविटी, जैसे अभी हमने देखा कि पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है, तो जस्टिस इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स। जस्टिस के साथ साथ सारे सिटीजन्स को काय की सिक्योरिटी दोगे? सारे सिटीजन्स को सिक्योरिटी दोगे अबाउट द इक्वालिटी। एवरी पर्टिकुलर पर्सन इज इक्वल। इक्वालिटी के पहले, लेकिन इक्वालिटी को लेकर आने के लिए हमारे पास यहाँ पे चाहिए होती है लिबर्टी, कि हमको उन लोगों को पहले फ्री करना है। इक्वल के पहले लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि दे आर लिबरल इनफ। लिबरल मोनार्की में नहीं होता, ऑटोक्रेसी में नहीं होता, लिबरलिज्म होता है डेमोक्रेसी में। और ये लिबर्टी किन टर्म्स में होती है? ये लिबर्टी होती है थॉट की। आप सोचने के लिए फ्री हैं, आप एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं, आप किसी भी चीज को बिलीव करने के लिए फ्री हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। बिलीफ के साथ आप यहाँ पे किसी भी चीज को, धर्म को माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी चीज की वर्शिप करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे हर बिलीफ को फ्रीडम दिया है। लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम। हमने हर चीज का फ्रीडम दिया है, और ये चीज हमने अपने आप को आज से कितने वर्ष पहले दे दी थी? 1949 में हमने ये लोगों को दे दिया था कि वी विल बी प्रोवाइडिंग देम द जस्टिस, वी विल बी प्रोवाइडिंग देम द लिबर्टी एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग देम द इक्वालिटी। क्या प्रोवाइड करेंगे हम इन लोगों को? इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। इक्वालिटी किस चीज की? स्टेटस की, राइट। हरिजन, गांधी जी गेव अ ब्यूटिफुल थॉट ऑन दैट। वो जन जो हरि के प्रिय है, हरि इज एसोसिएटेड इन हिंदू माइथोलॉजी टू द लॉर्ड विष्णु। तो महात्मा गांधी गेव अ पर्पस टू दिस, एवरी पर्सन इज इक्वल। हरिजन, जो हरि के प्रिय जन है वो हरिजन है। तो इंसान का इंसान से भेद नहीं करना है। हम यहाँ पे इक्वालिटी देंगे आपको स्टेटस की, स्टेटस के साथ हम इक्वालिटी देंगे अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि जिस भारत में हमने स्वतंत्रता ली थी उस भारत में अपॉर्चुनिटी और स्टेटस सबको इक्वल अवेलेबल नहीं था। तो हमारा गणतंत्र ऐसा होने वाला था जहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी थी, जो आज की डेट तक फॉलो होती है। द अमेंडमेंट्स आर मेड, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड, सारी गवर्नेंस की एक्टिविटीज यहाँ पे होती है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को लेकर। अब ये जो अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करेंगे, ये डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से आएगा प्रमोशन। अब ये प्रमोशन अगर अपन देख रहे हैं
तो प्रमोशन यहाँ पे किसका आएगा? प्रमोशन यहाँ पे होगा फ्रेटर्निटी का। जैसे आपके कंट्री में हर व्यक्ति को एक ग्रुप बनाने का अधिकार है। कॉमन प्रोफेशंस वालों को, जैसे लॉ वालों ने अपना एक चेंबर बना रखा है, लॉ वालों के चैम्बर के साथ डॉक्टर वालों ने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है, डॉक्टर्स के एसोसिएशन के साथ टीचर्स का एक एसोसिएशन बना हुआ है, पूरा बोर्ड बना हुआ है। ये किन चीज़ों से बनता है? दिस कम्स विद द फ्रेटर्निटी, राइट? तो वी आर गोइंग टू प्रमोट द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दैट द पर्सन्स ऑफ द कॉमन प्रोफेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट आर हैविंग द राइट टू ज्वाइन इन द फॉर्म्स ऑफ द फोरम्स और इन द मेंबरशिप। ये हम लोगों ने क्या किया है? फ्रेटर्निटी हमने प्रोवाइड करी है, जिसमें हम एश्योर कर रहे हैं डिग्निटी। जो ये फ्रेटर्निटी हम लोग लेंगे, इस फ्रेटर्निटी में हम क्या कर रहे हैं? इस फ्रेटर्निटी में हम एश्योर कर रहे हैं डिग्निटी। देश के हर तबके का मजदूर डिग्निटी का अधिकारी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लेकर आएंगे यूनिटी ऑफ पीपल। अनेकता में एकता भारत का मंत्र है कि इतने लोग अनेक हैं लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर सब एक जैसे यहाँ पे खड़े रहते हैं। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब समझ में आया? यानी कि पॉलिटिक्स इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द वर्ड डर्टी, इट इज अ होल सिस्टम। सब कुछ तो ला दिया यहाँ पे गवर्नेंस का। भाई इन लोगों को अपन ने क्या दे दिया? पर्पस दे दिया सरकार चलाने का। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसका पर्पस क्या है? कि उसे देश को सॉवरेन रखना है, उसे देश को सोशलिस्ट बनाना है, सेक्युलर रखना है, राइट? इसके बाद ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ पे कभी भी मोनार्क नहीं आएगा, कहीं भी ऑटोक्रेट नहीं आएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा जहाँ पे हर किसी को सिक्योरिटी मैंने दी है। तुम्हें जस्टिस भी मिलेगा, तुम्हें लिबर्टी भी मिलेगी, तुम्हें इक्वालिटी भी मिलेगी। हाउ ब्यूटिफुल दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनैक्टेड ऑन 1949। Then after the pilot survey of this on 26th January 1950, we adopted this constitution to the whole India, and from then onwards 26th January 1950 is celebrated as the Republic Day। सारे लोगों ने क्या किया? अपने आप को दोबारा एसोसिएट किया। दैट इज वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक। पूरी दास्ता खत्म हो गई अंग्रेजों की, एक नया सिस्टम आ गया। एंड दिस इज व्हाट इज द प्रीएम्बल, द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इन सारी चीजों को सेफ गार्ड करता है। अब आएगा मजा पॉलिटिक्स पढ़ने में, दैट इट इज नो वेयर रिलेटेड टू अ डर्टी पॉलिटिक्स एंड आई कैन हैव माई साउंड एंड प्रोफाउंड कैरियर एज अ I can say as an educated politician, and there is no harm in becoming a politician, क्योंकि ये सारी चीज़ें देनी है ना मुझे। अब भाई अगर मेरे देश को मैं एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ जिसमें मुझे ये सारी चीज़ें लोगों के लिए सिक्योर करनी है, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड चॉइस फॉर अ career, right? So with this we will begin with our next session tomorrow, in which we will start with what politics exactly is, what are the different concepts, and how this politics came into being with the beliefs of the human beings. Thank you so much.